गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या, वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ ली है और उसके बाद का है वैदिक सभ्यता। कुछ अंतर है इसमें, वो पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता होगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग किसी में करते हैं, कोई ऐसे राइटिंग करते हैं, तो उसमें आपको विस्तार में लिखना होता है। बट यहाँ पर हम वो की पॉइंट बताएंगे जो आपसे पूछ सकते हैं, जो पूछने की संभावना रहती है। देखिए, वैदिक सभ्यता यानी वेदों पर आधारित। ठीक। दूसरा कैसी थी, जो हमने सिंधु को देखा, सिंधु सभ्यता को देखा, वो बात करती थी नगर की, नगरीय सभ्यता थी। ये इसके अपोजिट थी, यानी विरोध में थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ जो फैमिली होती थी कैसी थी, मातृ सत्तात्मक, यहाँ पितृ सत्तात्मक। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्रश्न अगर बनते हैं तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। सही बात है। क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। डेफिनेटली आपको वेदों के नाम पता होंगे, नहीं पूछे जाएंगे। वो पूछेंगे आपसे उनके उपवेद, उनमें क्या वर्णन है। वो पूछेंगे आपसे इनमें वर्णन किसका है। ठीक है। इनको जो गाते थे या इनका बताते थे, पढ़ते थे, उसको उनको क्या कहते थे। तो हड़प्पा संस्कृति जब समाप्त हुई, पतन हो गया उसका, और इसके बाद एक नई सभ्यता का आगमन हुआ, वो है आपकी वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है, क्या वो सोर्सेस हैं, तो वो है वेद। नाम ही है वैदिक काल, तो वेदों पर आधारित थी और इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से सुशोभित किया गया। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, क्या देखा था आपने, सिंधु सभ्यता का टाइम क्या था, 1750 यानी 1750 ईसा पूर्व तक थी। अब ये क्या है, दो टाइम, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कैसे भी कर लीजिए, पढ़ना आपको है। और उत्तर वैदिक काल, इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी ऋग्वेद काल में ऋग्वेद का वर्णन था, उसके बारे में सारा था, क्या क्या ऋग्वेद हमको स्रोत है, वो जानकारी क्या दे रहा है। और उत्तर वैदिक काल में जो आपके तीनों हैं और जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, उनसे हमें जानकारी उपलब्ध होती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ऐसा कौन कह रहा है, ये है मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बना बताया। देखिए, अलग अलग ऑथर हैं, अलग अलग थिंकर हैं, अलग अलग राइटर हैं, तो अपने अपने विचार हैं। अब आप एक नहीं कह सकते कि यही सही है। आपको क्या कहना है, ये सारे का जब आप निचोड़ निकालते तो हाँ, ऐसा संभावित है। कुछ होता है ना कि भाई ऐसा है, नदी है तो उस उधर से नहीं आए होंगे, ऐसे आए होंगे। तो ये एक आइडियाज़ है, ये एक स्रोत है कि हम ऐसा सोच सकते हैं। तो अलग अलग थिंकर हैं, उन्होंने बताया कि कोई कुछ कह रहा है कि यहाँ से आए, कोई कहता है आर्यों का आगमन वहाँ से हुआ, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि आर्यों का जो निवास है वो मध्य एशिया को माना, और सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ऐसा उनका मानना है। महत्वपूर्ण, आर्यों की जो भाषा थी तो संस्कृत थी। वेद है, संस्कृत है, तो संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी, विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, और आर्य शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। अगर आप देखिए, पुराने जो सीरियल होते हैं, पौराणिक जिनको बोलते हैं, तो आर्य आर्य पुत्र ऐसा बोलते हैं ना, आर्य आर्य पुत्र, तो मतलब श्रेष्ठ मानते थे। इस शब्द के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, इस शब्द के अनुसार जो संस्कृत से निकला है, तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आर्य की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि भाई कुल किसे कहते हैं, जो गांव का लीडर था, मतलब गांव का जो प्रमुख था, उसे क्या कहते थे, है ना। और इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो ये 5 हैं, इनमें से 5 कौन सी हैं, कुल सबसे छोटी, और फिर ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। जैसे अभी आप देखते हैं ना,
गांव हुआ, शहर हुए, फिर देश हुआ, ऐसे। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। अब आपसे पूछ लेते हैं कि इनके प्रमुख को क्या कहते हैं। ग्राम का जो मुखिया था उसे क्या कहते थे, ग्रामीणी, और विश्व का विश्वपति। तो सबसे जो छोटा था वो ग्रामीणी था, फिर विश्वपति। कुल वेद कितने हैं पता है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। प्रश्न पूछते हैं कि सामवेद में किसका वर्णन है, प्रश्न पूछते हैं कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है, प्रश्न पूछते हैं कि यजुर्वेद में किसका वर्णन है, और प्रश्न पूछते हैं कि अथर्ववेद में किसका वर्णन है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1580। 1580 कुल मंत्र है। प्रश्न ये नहीं पूछेंगे, प्रश्न ये पूछेंगे कि इसमें 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में किसका वर्णन है, ऐसा पूछेंगे। और 1028 सूक्त हैं, 10,462 आपकी ऋचाएं हैं। और जो आपके ऋग्वेद की कुल मंत्रों की संख्या है वो कितनी है, 10,580। मैंने 1000 बोला था, ध्यान नहीं मुझे, तो 10,580 है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र यहाँ से लिया गया। अर्थात गायत्री मंत्र का अगर आपसे पूछते हैं कि वर्णन कहाँ है, कहाँ से आया है, तो ये ऋग्वेद से आया है और तीसरे मंडल से। तो 10वें मंडल में किसका वर्णन है, ये आप बताइएगा, महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद किस देव को समर्पित है, सूर्य देव को। यजुर्वेद, यजुर्वेद नहीं है, ये यजुर्वेद है, टाइपिंग एरर है, सॉरी, गिव मी मोमेंट। ये आपका यजुर्वेद, ठीक है। यजु यानी यज्ञ से संबंधित, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका ये उल्लेख करता है यजुर्वेद। सामवेद, साम माने संगीत, तो संगीत से संबंधित है। सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गाता कहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। और कुल अगर मूल ऋचा इसमें है सॉरी 75। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये किससे संबंधित है, म्यूजिक से, संगीत से। गाने वाले को क्या कहते हैं, पाठ करने के वाले को उद्गाता। 3 संस्करण है वो महत्वपूर्ण है, ऋचाएं नहीं। ये कौथुम संहिता, रामायण संहिता, जैमिनी संहिता, ये सापे पॉइंट लगा लीजिएगा। संहिता यानी कोड, जिसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, तो ये संहिता है रामायण संहिता। अथर्ववेद, और अथर्ववेद जादू टोने का वर्णन, अंधविश्वास का वर्णन इसमें है। और इसका उपवेद क्या है ये आप बताइएगा, चारों के उपवेद आपको बताने हैं। और ऋषि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, कौन, अथर्ववेद, नाम है ना अथर्वा, अथर्ववेद। कुल कांड है 20। पृथ्वी को माता सर्वप्रथम यहाँ कहा गया है, कहाँ, अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल, कौन सा, ऋग्वेद, ठीक है। और अब आता है आपका उपनिषद। उप यानी समीप, निकट, पास, किसके, गुरु के, ऐसे तो कहते हैं गुरु के। तो इसका जो अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना, उपनिषद। ये पूछा जाता है भैया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद जिसको बोलते हैं मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद नहीं, मुंडकोपनिषद ऐसे आएगा लिख के आपके, उसे लिया गया। वेदांग, वेदों के अंग कितने हैं, 6। अब इसमें क्या कहेंगे, एक गड़बड़ कर देंगे, या कह देंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 6 आपको पता होना चाहिए, उसमें से ज़्यादा फिर नहीं, आगे नहीं पूछेंगे, बस यही पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है और छंद है। देखिए व्याकरण आप पढ़ते हैं, व्याकरण में छंद भी आप पढ़ लेते हैं, जब पढ़ लेते हैं तो शिक्षा प्राप्ति हो जाती है और फिर आप ज्योतिष बन जाते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन चीज़ है इसमें। अब मुख्य पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इनका जो व्यवसाय है वो कैसा था भाई, उस टाइम क्या था, या तो कृषि होगा या पशुपालन होगा। कृषि मुख्य व्यवसाय कहाँ था, सिंधु में। यहाँ का मुख्य व्यवसाय हो गया है पशुपालन। आर्यों का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक नहीं था,
पितृ सत्ता। तो भाई आप जो विकसित सभ्यता थी वो थी सिंधु सभ्यता, नगरों की बात करती थी, माताओं की बात, कितना बढ़ाया देखिए उन्होंने। और यहाँ पितृ सत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। और उसका पिता कौन, सॉरी, हाँ, कुल का जो मुखिया है वो तो पिता ही है, उसे कहते हैं कुलप। ये प्रश्न बनते हैं। कुलप, विषपति, ग्रामणी। अच्छा यानी प्रिय जो वो था, जीव था, जानवर था, घोड़ा। यहाँ आपका जो देवता है वो प्रिय देवता हो गए हैं इंद्र। वहाँ कौन थे? वहाँ आपके जैसे पशुपति हैं वो थे, लेकिन यहाँ सबसे जो प्रमुख देव हैं वो इंद्र हैं। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, और सबसे पवित्र नदी गंगा नहीं सरस्वती। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है लोहा। लोहे का वर्णन हमें सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता है, वो तांबा था। यहाँ पर है लोहा, तो ये मुख्य है। इसके देवता कौन से हैं? देखिए इनको लिख लीजिए। इंद्र वर्षा के देवता, युद्ध के भी नेता हैं। आप केवल वर्षा ना लेके चलिएगा, युद्ध के भी वो है हमारा देव। अग्नि, ये तो सीधी सी बात है, आग, आग के देवता। वरुण, वायु, वायु के देव। और सोम, वनस्पति और जंगल के देवता। मारुत, मारुति नंदन, तो मारुत यानी आंधी तूफान का देवता। पुष्ण महत्वपूर्ण है, पशुओं के देवता। तो ये आपकी आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जिससे संबंधित कुछ पॉइंट है, और इनको आप देख लीजिएगा। और किसी खास पे वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिपुष्टि दे दें, और कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।